हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार बजट 2023-24 के सिनॉप्सिस नोट्स को मैं डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने बिहार की इकोनॉमिक सर्वे जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए थी, उसके वीडियो को हमने यूट्यूब पर डिस्कस कर दिया है। वह हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसे वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बिहार बजट 23-24 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को डिस्कस करूंगा। उन सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग उन सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लेंगे। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academics for CSE को आप लोग ज्वाइन कर लें। वहां पर 1-2 दिनों के अंतर्गत इस नोट्स का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आइए बिना किसी देर किए हम लोग बिहार बजट 23-24 की सिनॉप्सिस नोट्स का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर बिहार बजट को देखा जाए तो बिहार बजट को 28 फरवरी 2023 ईस्वी को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 27 फरवरी को बिहार का इकोनॉमी सर्वे पेश किया गया था बिहार विधानसभा में सदन के पटल पर, लेकिन 28 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया गया। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वह बिहार बजट पेश करने के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश की जाती है। तो 28 फरवरी को बिहार बजट पेश किया गया था, और पेश किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। अगर बिहार का बजट देखा जाए तो बिहार का बजट का कुल आकार 2,61,885 करोड़ रुपया है। प्रीवियस ईयर की तुलना में अगर वित्त वर्ष आप 22-23 पिछले साल का अगर आप बजट देखेंगे तो पिछले साल जो बिहार का बजट था वह 2,37,000 करोड़ था। 2.37 हजार करोड़ पिछले साल का बजट था, लेकिन इस बार का बजट का आकार 2,61,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 24,194 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत पूछा जाएगा कि पिछले वर्ष की बजट की तुलना में इस बार की बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप बताएंगे कि 10.18% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की बजट की तुलना में। ठीक है, तो यह हमारा बजट का कुल आकार है, यानी कि बिहार का बजट जो पेश किया गया है उसका कुल आकार 2,61,885 करोड़ रुपया है। ठीक है, अगर बजट है 2,61,885 करोड़ रुपया तो स्वाभाविक है कि कुल व्यय भी जो होगी वह 2,61,885 करोड़ रुपया कुल व्यय होगा। ठीक है, अब जो व्यय किया जाएगा 2,61,885 करोड़ रुपया, उनमें यह महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत क्षेत्र में यानी कि पूंजीगत व्यय कितना होगा और राजस्व व्यय कितना किया जाएगा। तो कुल बजट का यानी कि 2,61,885 करोड़ रुपया का राजस्व व्यय यानी कुल बजट का लगभग 80% राजस्व व्यय होगा और 20% इसे आप 29 और 21% याद रखें। ठीक है, 29% राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय 21% किया जाएगा। लगभग 21, चूंकि 0.5 से अधिक है तो 21% और यहाँ 29% याद रखें। यानी कि राजस्व व्यय कुल व्यय का 29% और पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 21%। अगर डिजिट में याद करना हो तो ये डिजिट आप लोग याद कर सकते हैं। राजस्व व्यय 2,07,848 करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय 54,037 करोड़ रुपया, यह हमारा कुल व्यय होगा। ठीक है, लेकिन कुल प्राप्ति जो है, कुल प्राप्ति 2,62,085 करोड़ रुपया है बिहार की कुल प्राप्ति, यानी कि व्यय की तुलना में प्राप्ति अधिक होगी। ठीक है, यह सरप्लस बजट इसे माना जाएगा। व्यय की तुलना में प्राप्ति अधिक है, 2,62,000 प्राप्ति होगी, जबकि खर्च हमें करना है 2,61,000 रुपये। ठीक है, कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति होगा 81% और पूंजीगत प्राप्ति होगा 19%। देखिए कितना दोनों को याद करने का कितना अच्छा तरीका है। यह हो गया यहाँ पर 29% और पूंजीगत हो गया आपका 21% और राजस्व व्यय हो गया 81% और राजस्व प्राप्ति 81% और पूंजीगत प्राप्ति 19%। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर कुल व्यय में देखा जाए, स्कीम को लेकर जो खर्च किया जाएगा कुल व्यय में, अगर कुल व्यय हमारा 2,61,885 करोड़ रुपया है तो उनमें से 1 लाख करोड़ रुपया स्कीम पर खर्च किया जाएगा और 1.1 लाख करोड़, चूंकि 2.61 ये जो है 1,000 करोड़, ये हमारा कुल बजट का आकार है। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपया जो है, इतना लाख
ये हजार नहीं, इतना लाख करोड़ ये कुल बजट है। इनमें से 1 लाख करोड़ जो होगा वह स्कीम पर खर्च किया जाएगा और 1.61 जो होगा लाख करोड़ वह किया जाएगा प्रतिबद्ध व्यय, यानी कि गैर स्कीम क्षेत्र में, स्कीम के अलावा जो क्षेत्र होंगे वहां पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। कुल व्यय, राजस्व व्यय का हिस्सा कितना और पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना, प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना है और पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा कितना है, और स्कीम व्यय पर कितना खर्च किया जा रहा है और प्रतिबद्ध व्यय पर कितना खर्च किया जा रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए बिहार का जीएसडीपी वृद्धि और राजकोषीय घाटा। देखिए, बिहार का अगर जीएसडीपी वृद्धि देखा जाए तो वित्त वर्ष ये बजट अनुमान है, चूंकि बजट अभी 23-24 का है तो 24 अभी बीता है नहीं, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023-24 में हमारा जीएसडीपी वृद्धि दर जो है वह 15.24% रहने की संभावना है। कितना? 23-24 बजट के अनुसार बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर 15.24% रहने की पॉसिबिलिटी है। वहीं 22-23 के बजट अनुमान था 10.34% और 21-22 में हमारा ग्रोथ रेट रहा है 10.98%। ठीक है, तो बजट अनुमान अगर आपसे पूछा जाएगा कि बजट 2023-24 में बिहार में जीएसडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान दर्शाया गया है, तो आप बताएंगे 15.24%। अगर राजकोषीय घाटा देखा जाए तो राजकोषीय घाटा का अनुमान 2.98% है। अगर डिजिट में पूछा जाए तो 25,567 करोड़ रुपया, यानी कि जीएसडीपी में वृद्धि दर 15.24% और राजकोषीय घाटा 2.98%, और अगर डिजिट में पूछेगा तो 25,567 करोड़ रुपया। ठीक है, अब आइए ये जो पूरा हमारा बजट है बिहार का, उसमें कितने रुपये कहाँ से आएंगे और कितने रुपये कहाँ पर खर्च किया जाना है। तो कुल जो हमारा बजट है 2,61,000 करोड़ रुपया वह कहाँ से आएगा। ठीक है, यानी कि जो रुपया प्राप्ति है 2,62,000 कहाँ से आएंगे, रुपया बजट के लिए कहाँ से आएगा। तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश 39.20%, केंद्र सरकार से सहायता मिलेगी 20.37%, राज्य सरकार कर के माध्यम से लगभग 19% को एकत्रित करेगा, लोक ऋण जो होगा पब्लिक डेट जो होगा वह 18.82%, राज्य सरकार का कर भिन्न राजस्व यानी कि राजस्व के अलावा जो प्राप्ति होगी वह 2.48% और ऋणों की वसूली के माध्यम से 0.16% एकत्रित होगा। यानी कि बिहार सरकार जो हमने ऊपर बताया था राजस्व प्राप्ति कहाँ से होगी, रुपये कहाँ से आएंगे, तो बिहार सरकार को अपने बजट के अंतर्गत सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन माध्यमों से उन्हें रुपये कलेक्ट करने पड़ेंगे। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 39%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20%, राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व 19%, लोक ऋण 18.82%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.48% और ऋणों की वसूली 0.16%। ये तो रुपये कहाँ से आएंगे ये हो गया। अब रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा आप टॉप 3 याद रखा करिए, या अगर वहाँ पे सीरियल वे में आ गया तो याद करना होगा 2-3 आप लोग याद रखें। जैसे सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा पे खर्च किया जाएगा 38.14%। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है ये वाला। सामाजिक सेवा सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा, दूसरे नंबर पे सामान्य सेवा और तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवा। ये 3 महत्वपूर्ण है। सामाजिक सेवा पे 38%, सामान्य सेवा पे 28%, आर्थिक सेवा पे 24%। इसके बाद लोक ऋण पे 9%, ऋण एवं पेशगिया 0.04 और सहायता अनुदान एवं अंशदान 0.01%। ये 3 को आप लोग याद रखिए, सामाजिक, सामान्य और आर्थिक। यहाँ पर तो बिहार सरकार का इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जोर है। कौन से 3 क्षेत्र? सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा। ये यहाँ पर रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो बिहार का बजट है, अब हम लोग देख लिए कुल व्यय कितना, कुल प्राप्ति कितना, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पे पैसे खर्च होंगे, इन सभी चीज़ों का हमने देख लिया। अब देखते हैं कि बजट में किन चीज़ों की चर्चा की गई है। आखिर बिहार का जो बजट है वह किन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। तो बिहार के बजट जो है, बिहार का इस बार का बजट 10 प्रमुख सूत्र पर आधारित है। यानी कि बिहार के बजट में 10 कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई है। उन सभी 10 महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे और उसके अंतर्गत
कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इसे भी साथ साथ देखते चलेंगे। आइए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। बजट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जोर जो है वह युवा एवं रोजगार पर दिया गया है, यानी कि बजट के 10 प्रमुख सूत्र में सबसे पहला है युवा एवं रोजगार। आप जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार सृजित करने की बात की गई है, ठीक है। तो स्वरोजगार पर अधिक फोकस किया गया है बिहार बजट के अंतर्गत। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अनवरत महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। उनमें एक है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका के द्वारा अब तक कुल मिलाकर 10,45,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। इनमें लगभग 1.25 करोड़ जो है महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अनवरत महिला सशक्तिकरण इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदी, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है, जैसे सिविल स्व प्रोत्साहन योजना में यूपीएससी प्रीलिम्स अगर कोई महिला क्वालिफाई करती है तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि, और बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर महिला को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना अगर स्नातक उत्तीर्ण करती है तो उसे 50,000 रुपये और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यह अविवाहित रहने पर उनको मिलेगा। अगर मतलब अनमैरिड लड़की हो तभी उसे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल पाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण करने पर प्रथम श्रेणी से तो 10,000 रुपये की लाभ उसे मिलती है, ठीक है। मुख्यमंत्री SC ST मेधावृत्ति योजना 10th प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में प्रथम श्रेणी से तो 10,000 रुपये और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर 8,000 रुपये की उसे प्रोत्साहन राशि मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत अगर महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई प्रमुख प्रावधान बजट के अंतर्गत देखें तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ रुपये सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार बजट 23-24 के अंतर्गत सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे 250 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, ठीक है। अब आइए तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र। पहला हमने क्या बताया, युवाओं का सशक्तिकरण, दूसरा हमने क्या बताया, महिलाओं का सशक्तिकरण, और तीसरा है अल्पसंख्यक कल्याण। देखिए अल्पसंख्यक कल्याण में जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है वो यह है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए अब उसे 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। पहले 10,000 राशि उसे प्रदान किया जाता था, लेकिन अब 25,000 रुपये उस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं आपको देखना है, ठीक है। अब आइए स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 2 में भी इसे शामिल किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2025 तक टीबी रोग से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2025 तक टीबी रोग से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है। यह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर पटना में स्थापित किया जाएगा। यानी कि बिहार बजट के अंतर्गत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की चर्चा की गई है। बिहार के किस जिले में इसकी स्थापना की जाएगी, तो पटना जिले में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि नालंदा के हुई नामक स्थान पर राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहां पर घोषणा की गई है राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना की, तो नालंदा के रहुई नामक स्थान पर राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो इन 2 महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप लोग याद रखें। इसके अलावा 2025 तक टीबी रोग से मुक्ति का लक्ष्य, इसे याद रखें। यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखना बीपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। अब आइए पुलिस, अगला पॉइंट है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण। इसके अंतर्गत कोई पॉइंट आपको नहीं याद करना है, सिर्फ मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि प्रत्येक पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक थाना में सीसीटीवी और सीसीटीएनएस की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये सब आप जानते ही होंगे। और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना की जा रही है। तो यह है पुलिस बल की सशक्तिकरण के बिहार सरकार के प्रयास, जिसकी चर्चा बजट में की गई है। अब आइए जो महत्वपूर्ण है
वह है कृषि एवं ग्रामीण विकास। देखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकार कई तरीके के कार्य कर रही है और बजट में भी इसे आवंटन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आगे देख लेते हैं सरकार की क्या प्राप्तियां हैं, क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सरकार का मेन लक्ष्य जो है वह हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। ये सात निश्चय से दोनों संबंधित हैं, 7 निश्चय। और कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकार, जैसे आप देखेंगे कि सरकार की 2022 में अगर आप देखा जाए कि 2022 में बिहार सरकार का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, तो 184 लाख मीट्रिक टन बिहार सरकार का 2022 में खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। कितना? 184.86 लाख मीट्रिक टन, यह 2022 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है बिहार सरकार का। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप की घोषणा की गई है और चौथा कृषि रोड मैप है वह 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए चौथा कृषि रोड मैप है। इसके तहत बिहार सरकार ने 1.62 लाख करोड़ रुपया वित्तीय आवंटन भी किया है। कितना? 1,62,000 करोड़ रुपया चौथे कृषि रोड मैप के लिए सरकार के द्वारा आवंटित किया गया। ठीक है, यह है चौथा कृषि रोड मैप। अब चूंकि चौथा कृषि रोड मैप यहाँ पर सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया, तो आपको जानना जरूरी है कि अन्य 3 कृषि रोड मैप कौन कौन है, कब कब आए। तो पहला कृषि रोड मैप 2007 से 2012, दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 2017 और तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 2022 तक के लिए था। लेकिन कोविड के कारण 1 साल उसका टेन्योर बढ़ाकर 2023 कर दिया गया और फिर 2023 से 2028 तक के लिए चौथा कृषि रोड मैप। तो कृषि रोड मैप की अवधि को आप लोग याद रखें। आपसे चौथा ना पूछा जाएगा कि बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई, तो आप क्या बताएंगे? पहला कृषि रोड मैप 2007 से 2012 ईस्वी तक रहा है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में मोटे अनाजों के विकास के लिए बिहार मिलेट्स मिशन की भी घोषणा की गई है। ठीक है, बिहार सरकार का आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में कई उपलब्धि भी रही है। उनमें अभी तक आप देखेंगे कि जो कृषि रोड मैप अपनाया गया है, कृषि रोड मैप की महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत बिहार को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। तो यह भी आपको याद करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी VVI। ठीक है, 2011-12 में चावल उत्पादन को लेकर कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, 2012-13 में गेहूं, 2015-16 में मक्का, 16-17 में मक्का और 2017-18 में पुनः गेहूं उत्पादन और उत्पादकता, इन दोनों को लेकर बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं कृषि रोड मैप की उपलब्धि को भी दर्शाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी तक बिहार सरकार को कुल कितने कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, तो आप बताएंगे 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें चावल को लेकर 1 बार, गेहूं के लेकर 2 बार और मक्का को लेकर 2 बार, यानी कि टोटल 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अब आगे आइए, जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक तथा टपकन सिंचाई के अंतर्गत 13,000 एकड़ में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट के अंतर्गत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इस बजट में एक और जिसकी घोषणा की गई है, कुंडघाट जलाशय योजना। देखिए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, वो बिहार की ज्योग्राफी में भी आ जाएगा और बजट में ऐसे पॉइंट चर्चा, चूंकि जब मंत्री कोई स्टेटमेंट देते हैं सदन के पटल पर खड़े होकर बजट पेश करते समय, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने बजट में चर्चा की है कुंडघाट जलाशय योजना की। तो आपको जानना है कि किस नदी पर है कुंडघाट जलाशय योजना और किस जिले में अवस्थित है। तो कुंडघाट जलाशय योजना जो है वह बिहार के जमुई जिले सिकंदरा प्रखंड में स्थित है, बहुवार नदी पर। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना के तहत कृषि कार्य के लिए 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह हो गया कृषि एवं ग्रामीण विकास। अब आइए हरित विकास, जो बिहार सरकार का 7वां बजट का सूत्र है। टोटल हमने 10 सूत्र बताया, 10 में से 6 को हमने डिस्कस कर दिया है। अब आइए 7वें पॉइंट की ओर। तो 7वां पॉइंट है वह है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। अगर ग्रीन डेवलपमेंट की बात की जाए बिहार में, तो बिहार में आप देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा हरित क्षेत्र की विकास के लिए, हरित क्षेत्र में भूमि की विकास के लिए कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जल जीवन हरियाली स्कीम। देखिए, कोई ऐसे
स्कीम जिसकी चर्चा बजट इकोनॉमिक सर्वे में हो तो उसकी डिटेल आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, उसके बारे में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा और इसे जब आप तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है वह भी तैयार हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करके यहाँ पर कई सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया है जो कई नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे जल जीवन हरियाली, तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 2 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से इसे प्रारंभ किया गया। ये सब डेटा जो है हमने मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट से खोजकर इसे यहाँ पर लिखा है, तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की बिहार में शुरुआत कब हुई? औपचारिक घोषणा हुई 2 अक्टूबर 2019 और शुरुआत हुई 26 अक्टूबर 2019 को। कहां से? पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से, ठीक है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत कुल बजट जो आवंटित किया गया था 24,524 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो बिहार को हरित व स्वच्छ बनाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना व वन आच्छादन जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कहीं आपको नहीं मिलेंगे वह है जल जीवन हरियाली योजना के तहत कुल कितने अवयव शामिल हैं। तो जल जीवन हरियाली के तहत कुल 11 अवयव शामिल हैं, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की चर्चा है, तो आप कहां से शुरुआत हुई, कब घोषणा हुई, इसकी लागत कितनी है और कुल इसके स्कीम के तहत कुल कितने अवयव शामिल हैं, इतना आपको याद रखना है। अब जैसे 11 अवयव है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ डिटेल में हमने तैयार कर दिया, ठीक है। तो आप इतना जानिए कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत कुल 11 अवयव हैं और अगर विभाग को आप देखेंगे तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत कुल बिहार सरकार के 15 विभाग शामिल हैं, यानी कि 11 अवयव हो गए और 15 विभाग हो गए, बस। इससे अगर प्रीलिम्स बिहार स्पेशल ज़्यादा डीप जाकर पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना में जल जीवन हरियाली स्कीम आपका कवर हो जाता है, ठीक है। अब आइए बिहार सरकार के द्वारा, चूंकि हरित विकास हम लोग कवर कर रहे हैं, तो हरित आवरण बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप 2 में 18.47 करोड़ एवं कृषि रोड मैप 3 में 16 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है। हरित आवरण इसके तहत लक्ष्य रखा गया, जल जीवन हरियाली के तहत 15% से बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 2023-24 में 3 करोड़ वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है, ये महत्वपूर्ण है। कितना वृक्षारोपण? 3 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 23-24 में जीविका दीदी एवं किसानों के द्वारा 500 पौधशालाओं में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वर्षा जल संचयन के लिए संरचना निर्माण पर होल्डिंग टैक्स में 5% छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया। कितना? 5% छूट का प्रावधान किया गया है। कजरा लखीसराय में एवं पीरपैंती भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना, ये अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। इसकी घोषणा पहले की गई थी। जैसे आप देखेंगे 2 है यहाँ पे, कजरा और पीरपैंती, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखें, जो कजरा है वह बिहार के लखीसराय में और पीरपैंती भागलपुर में। कजरा से कुल सौर ऊर्जा उत्पादन कितना किया जाएगा? 250 मेगावाट और पीरपैंती भागलपुर से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, देखिए नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत सोलर फ्लोटिंग पार्क जो है, सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है वह बिहार के दरभंगा और सुपौल में कार्य चल रहा है। दरभंगा में 1.6 मेगावाट और सुपौल 0.5 मेगावाट। सुपौल के बेसिकली पिपरा प्रखंड के राजा पोखर के सखुना गांव, पिपरा प्रखंड राजा पोखर में, और दरभंगा कादिराबाद में। ऐसा प्रश्न 68वीं में पूछा गया, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे सुपौल में है कि सुपौल में कहाँ पर सोलर पार्क सोलर फ्लोटिंग स्थापित किया जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? पिपरा प्रखंड के राजा पोखर में। वहीं दरभंगा में कहाँ पर? तो कादिराबाद में। क्षमता 1.6 मेगावाट और सुपौल की क्षमता 0.5 मेगावाट। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भूमि जल संरक्षण के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहां पर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो सुपौल के बीरपुर में। भूमि जल संरक्षण के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर सुपौल के बीरपुर में। यह सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। यह बाढ़ प्रबंधन में भी मदद करेगा, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए
डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। देखिए बिहार में अगर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर देखा जाए तो बिहार के पटना में डॉल्फिन रिसर्च केंद्र यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक के गंगा को विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया है। अगर आप देखेंगे कि डॉल्फिन के बारे में कुछ जानकारी देखें तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था और वर्तमान समय में राज्य में डॉल्फिन की कुल संख्या 1464 है। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7वां पॉइंट हरित विकास हो गया। हरित विकास के बाद हम लोग आते हैं आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना अगर आप देखेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो 7,408 किलोमीटर ग्रामीण पथ निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है बजट में। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार बजट 23-24 का अंतर्गत पटना मेट्रो के लिए कुल कितने बजट का आवंटन किया गया है? 100 करोड़ रुपए बजट आवंटन किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में 17 नए इथेनॉल इकाइयां की मंजूरी दी गई है। इसकी चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा बजट में एक स्कीम की चर्चा की गई है। वह स्कीम है मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान। इसके तहत कोई भी निजी संस्थान अगर स्थापित करता है तो कुल लागत का स्थापित करने की लागत का 50% या फिर मैक्सिमम 20 लाख रुपए उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा मोटर योजना चालन प्रशिक्षण संस्थान के तहत। तो ये स्कीम यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला 9वां पॉइंट है औद्योगिक विकास। देखिए इस सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको करना है या आपको मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल यहाँ से कई डेटा पूछे जा सकते हैं जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर औद्योगिक विकास में देखा जाए तो देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पर? पूर्णिया में। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के परोरा में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, यानी कि जब आप जानकारी रखें कि देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है तो पूर्णिया में किस जगह पर? कृत्यानंद नगर के परोरा नामक स्थान पर यह प्लांट स्थापित किया जा रहा है। किस कंपनी के द्वारा? तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड EIBPL के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, वहीं दूसरा अगर आप देखेंगे ग्रीनफील्ड इथेनॉल, दूसरा इथेनॉल प्लांट आप देखें तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में दूसरा इथेनॉल प्लांट बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर उद्घाटन कर दिया गया है। इसका लक्ष्य जो है 10 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रति वर्ष उत्पादन का यहां से लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर व पूर्णिया में खादी मॉल का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 6 रोपवे के निर्माण की भी लक्ष्य बिहार सरकार का, ये पिछले वर्ष की भी बजट में इसकी चर्चा की गई थी। 6 रोपवे में जो सारे रोपवे हैं उसका नाम आपको याद रखना है। जैसे गया में कुल 3 रोपवे स्थापित किए जाएंगे। कितने? गया में 3 रोपवे स्थापित किया जाएगा जिनमें प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी, ये तीनों जो है वो गया में। इसके अलावा एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? गया के डुंगेश्वरी पर्वत। तो गया में 3 रोपवे, प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी। वहीं जहानाबाद में बनावर, कैमूर में मुंडेश्वरी और रोहतास के रोहतासगढ़ किला, ये 6 रोपवे का निर्माण बिहार सरकार ने अपने बजट के अंतर्गत रखा है। पिछले बार के भी बजट में इसकी चर्चा की गई थी। तो इन 6 स्थान का नाम आपको याद रखना होगा। अब आइए 9वां आधारभूत संरचना हो गया। अब आइए अंतिम पॉइंट जो है वह 10वां है शहरी विकास। शहरी विकास में अगर देखा जाए तो सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज GFC सर्टिफिकेट कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त किया गया। किसे? सुपौल को। तो आप लोग सुपौल का नाम याद रखेंगे। गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। वहीं पटना सहित 32 शहर ODF प्लस घोषित किए गए। बजट के अंतर्गत कितने शहर बिहार के ODF प्लस घोषित किए गए? पटना सहित 32 शहर, उनमें पटना भी शामिल है। ठीक है, वहीं शहरी जल जमाव को दूर करने के लिए सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की भी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। वर्ष अगर 21-22 में देखा जाए तो 21-22 में सारे जो बजट के 10 क्षेत्र थे वो कवर हो गए। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी देख रहे हैं। बजट अगर आप बजट के अंतर्गत जिसकी चर्चा की गई है वह है कि 21-22 में अर्थव्यवस्था के आकार में बिहार का स्थान 14वां था। 21-22 में बिहार का राजस्व संग्रह 18.7% हुआ और 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ हुआ। अगर बिहार का वर्तमान समय में देखा जाए शिशु
मृत्यु दर कितना है, तो बिहार का वर्तमान समय में शिशु दर है 27। वहीं अगर एवरेज देखा जाए राष्ट्रीय औसत कितना है, तो राष्ट्रीय औसत है 28। और अगर सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन बिहार का शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य की 26% आबादी वर्तमान समय में कृषि कार्यों में संलग्न है। यह महत्वपूर्ण है और बीपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है कि राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, तो 25% से ज्यादा यानी कि 26% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, बिहार सरकार के कई सारे ऐसे स्कीम है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। उनमें देखिए कई सारे स्कीम है, 5-6 स्कीम उनमें महत्वपूर्ण है। बेसिकली 4 स्कीम यहाँ पर लिखा हुआ है जिनमें हर घर नल का जल केंद्र सरकार के द्वारा इसे फॉलो करके जल जीवन मिशन शुरू किया गया। बिहार में जीविका मिशन चला तो केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लॉन्च किया। हर घर बिजली योजना बिहार का है तो सौभाग्य योजना इंडिया ने चलाया। इंडिया यानी कि केंद्र सरकार ने। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार का है तो केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर की शुरुआत की है। ठीक है, अब आइए जो जिसकी बजट में चर्चा की गई है वह है जैविक कॉरिडोर के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा में स्थापित किया जाएगा। कृषि जैव प्रौद्योगिकी सबौर में और व्यवसायिक प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट तो पटना में। अभियंत्रण आरा, जैव प्रौद्योगिकी सबौर और प्रबंधन मैनेजमेंट यानी कि पटना में। ठीक है, फसल विविधीकरण के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की शुरुआत की गई है। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सीतामढ़ी जिले के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 15,661 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण है 6 प्रमुख शहरों को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 6 शहरों में मुजफ्फरपुर, राजगीर, बोधगया, सुपौल, बिहार शरीफ और मुंगेर, ये 6 शहर शामिल हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन 6 शहर? मुजफ्फरपुर पहले नंबर पे आएगा, राजगीर है, उसके बाद बोधगया है, सुपौल है, बिहार शरीफ है और मुंगेर है। ये 6 शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में 6 शहर को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 19 बिहार में अभी वर्तमान समय में कितने नगर निगम हैं? 19 नगर निगम हैं, 88 नगर परिषद हैं और 154 नगर पंचायत है। दक्षिणी बिहार के जिलों में जल संग्रहण के लिए गारलैंड ट्रेचिंग योजना की शुरुआत की है। अब यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आप समझ लीजिए कि गारलैंड ट्रेचिंग स्कीम क्या है। तो पहाड़ या पठार के निचले इलाकों में पैन की तरह यह कार्य करता है। पहाड़ी इलाकों से पानी निकलने के स्थान पर चारों तरफ ट्रेंच बनाकर पानी को बेकार होने से बचाया जाता है। और आप जानते हैं कि दक्षिणी बिहार का एरिया जो है वह काफ़ी ज़्यादा सूखे से प्रभावित है। इसे आप मेंस के अंतर्गत भी आप लिख सकते हैं बिहार में बाढ़ और सूखे वाले क्षेत्र में, कि दक्षिणी बिहार वाले क्षेत्र में बिहार सरकार सूखे से निपटने के लिए गारलैंड ट्रेंचिंग योजना पर काम कर रही है, जहां पर सूखे प्रभावित क्षेत्रों में पैन बनाकर एक ट्रेंच बनाकर जो जल बर्बाद हो जाता है उसे वहां पर संग्रहित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला है पश्चिम चंपारण के मंगुराहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? पश्चिम चंपारण के मंगुराहा प्रक्षेत्र में। अगला है निपुण भारत जो स्कीम है, निपुण भारत स्कीम की तरह निपुण बिहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बिहार के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों से संबंधित है। अब आइए बिहार सरकार के महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन, किस क्षेत्र में कितना बजट आवंटन किया गया है। आपको प्रीलिम्स के लिए ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा क्षेत्र में किया गया है, कुल बजट का 15.45%, और देखा जाए तो 40,450 करोड़ रुपए डिजिट में। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट का 6.47 यानी 6.5% खर्च किया जाएगा, लगभग 17,000 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास में 6%, 15,500 करोड़। समाज कल्याण में 3%, 8,210 करोड़। और कृषि क्षेत्र में 1.39%, 3,639 करोड़ रुपए। तो यह है विभागवार बजटीय आवंटन। शिक्षा में सबसे ज्यादा किया जाएगा 40,450 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर योजना के तहत देखा जाए तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के तहत जो भी योजनाएं हैं उसमें खर्च किया जाएगा। और शिक्षा विभाग के तहत कुल योजनागत योजनागत जो व्यय किया जाएगा, जैसे हमने योजना के लिए ऊपर हमने सबसे पहले बताया था कि 1 लाख करोड़ रुपए बिहार सरकार के द्वारा, जैसे कुल बजट है ना 2.61 लाख करोड़ रुपए, तो कुल बजट का 1 लाख करोड़ रुपया विभिन्न
विभिन्न क्षेत्रों के योजना पर खर्च किए जाएंगे। और ये 1 लाख करोड़ में से 22.20% यानी कि 1 लाख करोड़ का 22,200 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा विभाग के योजना में खर्च किए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य में देखा जाए तो 7,117 करोड़ रुपया स्वास्थ्य क्षेत्र के योजना में खर्च किए जाएंगे और ग्रामीण विकास की योजना में 15,139 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समाज कल्याण की योजना में 8,191 करोड़ रुपए और कृषि में 2,781 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यह है बजटीय आवंटन और यह है योजनाबद्ध व्यय आवंटन जो कि सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। ठीक है, और कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा हर एक क्षेत्रों में। जैसे हमने बिहार की करंट अफेयर वीडियो में भी बताया होगा कि चाय के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बिहार सरकार के द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किशनगंज जिले में। उसी तरह दरभंगा में मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दरभंगा को, मधु के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बांका को और भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस गया को। चाय के लिए हमने बता दिया किशनगंज को। उसी प्रकार पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वैशाली को। ठीक है, तो ये सब डेटा जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर आज हमारा बिहार का जो बजट है 23-24 का वह समाप्त होता है और बिहार बजट के अंतर्गत लगभग सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आपको कोई भी ज्यादा नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को बार बार देखिए। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे 1-2 दिनों के अंतर्गत प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उसके माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, वो उनको बोलना ना कि वो